आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे ख़ास प्रोग्राम में। जब बात होती है लैंग्वेजेस की और अगर मैं बात करूँ उर्दू की, तो उर्दू इतनी खूबसूरत भाषा है, इतनी खूबसूरत लैंग्वेज है कि किसी भी वर्ग का व्यक्ति क्यों ना हो वो इसे सीखना चाहता है। और उर्दू फ़रोग को आगे बढ़ाने में जिन्होंने अपना सबसे ज़्यादा सहयोग किया है, अपना योगदान किया है, मैं आज उनके साथ हूँ, जिनका नाम है डॉक्टर शेख अकील अहमद साहब। एनसीपीयूएल के वो डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो बिना देरी किए स्वागत करते हैं उनका, इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है सर आपका। सर बहुत खुशी हुई सबसे पहले तो आपसे मिलके और ये भी जान के कि एनसीपीयूएल के डायरेक्टर के तौर पे आपको एक बार फिर से एक्सटेंशन मिला है, क्योंकि हमने जिस तरीके से आपके कामों के बारे में पढ़ा है तो वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, एनसीपीयूएल में ऐसी कौन सी कमियां थी जिन्हें आपने पूरा किया और अब लोगों में ये उम्मीद है कि उनके जो काम हैं वो आपके द्वारा बहुत आसानी से हो सकते हैं। देखिए, मोदी जी का सपना है, उनका ख्याल है जी। कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा होना चाहिए कि सरकार का जो पैसे हैं वो आखिरी आदमी तक, अगर हम 100 रुपया भेज रहे हैं तो वो 100 रुपया पहुँचे, बीच में वो पैसा गायब नहीं हो। पहले कहा जाता था कि अगर हम सेंटर से 1 रुपया रिलीज़ करते हैं तो 10 पैसे आखिरी आदमी तक पहुंचता है। बाद में कहा जाने लगा कि सेंटर से अगर हम 100 रुपया भेजते हैं तो 75 रुपये आखिरी आदमी तक नहीं पहुंच पाता है, सिर्फ 25 रुपये आखिरी आदमी तक पहुंचता है। लेकिन आज के ज़माने में ये कहा जा रहा है कि अगर हम 100 रुपया रिलीज़ करते हैं तो आखिरी आदमी तक 100 रुपया पहुँच जाता है। हमने इस बात का हमेशा ख्याल रखा है। पहले हमने कोशिश ये की है कि एनसीपीयूएल में जो भी पैसे हमें मिलते हैं सरकार की तरफ से उसका सही इस्तेमाल हो और सही आदमी तक वो हमारा पैसा पहुँचे। और हमारे पास जितने स्कीम हैं, जिस स्कीम के तहत वो पैसे दिए जाते हैं उस स्कीम में सही तरीके से उसका खर्च किया जाए, किसी तरह की कोई बदअमनी नहीं हो, किसी तरह की कोई रिश्वत बाजारी नहीं हो। इस चीज़ का हमने पूरा ख्याल किया है और हम बहुत ही फ़ख्र के साथ ये कह सकते हैं कि एनसीपीयूएल से हमने इस तरह की जो शिकायतें पहले थीं उन तमाम शिकायतों को दूर कर दिया है। जी। तो सर जब आप डायरेक्टर के तौर पे यहाँ पे ज्वाइन हुए तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि जब पता चल जाता है कि इस जगह पे तो रिश्वत के बिना हमारा काम नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो वो जिम्मेदारी एक तो आपकी थी, और क्या आपके ऊपर भी एक प्रेशर था कि मुझे एनसीपीयूएल के ऊपर जो एक दाग लगा हुआ है उसे बस ख़त्म करना है, मिटाना है और लोगों को ये समझाना है कि उनके काम आसान रास्ते से अब हो सकते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। जिस दिन हमने ज्वाइन किया था हमने अपनी तकरीर में यही कहा था कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने उर्दू वाले हैं उनमें सबसे मैं अमीर आदमी हूँ और हमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। और बदअमनी करने वाले, रिश्वत लेने वाले या जो भी पैसों के मामले में गड़बड़ घोटाला करने वाले आज से अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दें। हम जिस दिन पकड़ लेंगे किसी को हम उसी दिन उनको सस्पेंड कर देंगे। हमने एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करके रखा कि इस तरह के रिश्वतखोरी, बदअमनी को एनसीपीयूएल से हमने कोसों दूर रखा। हमारे पास बहुत सारे लोग आते थे, वो कहते थे कि हमें लखनऊ जाना है, आप हमको किसी बहाने सेंटर की जांच करने के बहाने लखनऊ भेज दीजिए। कोई आदमी कहता था कि हमको कश्मीर जाना है, हमको कश्मीर भेज दीजिए सेंटर का इंस्पेक्शन करने के बहाने। कोई कहता था कि हमको केरला जाना है अपने काम से, या हमको घूमने फिरने के लिए भेज दीजिए। मैं उनसे सिर्फ यही कहता था कि वो ज़माना गुज़र गया, अब ये नया ज़माना आ गया है। नए ज़माने में हम किसी को एक नया पैसा का फ़ायदा पहुंचाएंगे नहीं और हम किसी को कहीं नहीं भेजेंगे। तो इस तरह के हर काम को हमने बंद कर दिया। जो लोग हमारे पास आते थे गिफ्ट ले करके, मैं उनको सीधे नीचे पहुंचा देता था। एक दफ़ा का वाक़या ये है कि एक साहब कश्मीरी, एक साहब मुझे प्रगति मैदान में मिले, मेरे साथ उन्होंने फ़ोटो खिंचवाया।
नेक्स्ट डे यहाँ पे कुछ गिफ्ट लेकर के आए, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स। हमारे एक आदमी को दिया और उन्होंने कहा कि डायरेक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई थी प्रगति मैदान में, उन्होंने कहा कि यहाँ ला के दे देना। तो उन्होंने बिना पूछे हुए हमारे एक आदमी ने हमारे गाड़ी में रख दिया। जब मैं सामान लेकर अपने घर गया तो उसमें 6 पैकेट बादाम, 6 पैकेट अखरोट और 6 ज़ाफ़रान था। तो मेरी वाइफ ने पूछा कि ये किसने दिया है। हमने कहा कि हमें नहीं मालूम किसने दिया है, ये शायद एक कश्मीरी ने दिया है, वो मुझे कल मिला था, वो मेरे ऑफिस में दे के गया होगा। तो मेरी वाइफ ने बहुत ही तंज़िया अंदाज में मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारे पास अब पैसे नहीं हैं खुद खरीद कर खाने के लिए। ये मुझे बात बहुत ही बुरी लगी, चुभी मेरी वाइफ की मेरी बात। और उसने कहा कि ये फ़ौरन इस गिफ्ट को अपनी गाड़ी में नीचे रख दो, जब कल सरकारी गाड़ी आएगी तो उसमें रख करके ले जाना। हमने रख दिया। उसके बाद से हमने ये असूल बना लिया कि कोई अगर गिफ्ट लेकर के आता है तो पहले उसको मैं नीचे भेजता हूँ और कहता हूँ कि तुम नीचे रख करके गिफ्ट आओ, उसके बाद मुझसे बात करो। कश्मीर में मैं जब भी जाता हूँ तो वहाँ गिफ्ट देने वालों की भरमार है, लेकिन जहाँ मैं ठहरता हूँ वहाँ का प्यून उस आदमी को कहता है कि अगर आप गिफ्ट लेकर के आए हैं तो वापस चले जाइए या यहीं नीचे रख करके मिलने जाइए। तो ये गिफ्ट लेना भी हमने बंद कर दिया। उसके बाद जब हमने गिफ्ट ही लेना बंद कर दिया तो रिश्वत की कौन बात करेगा यहाँ आकर। मेरा दूसरा सवाल सर आपसे ये है कि आपने सेंटर्स का भी जिक्र किया। आपके तमाम जगह पे बहुत सारे सेंटर हैं, उर्दू तालीम दी जाती है और कंप्यूटर सेंटर भी आपके हैं, तो उनका कैसा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है? देखिए, हर जगह हमारे उर्दू के, पर्शियन के, अरबी के कंप्यूटर सेंटर, कैलीग्राफी सेंटर और कश्मीर के अंदर पेपर मेशी के भी सेंटर्स हैं। हर जगह हमने क्या किया हुआ है कि एक सबको लेटर लिखा है और लेटर लिख के कहा है कि आप अपने सेंटर के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाइए और स्टैटिक आईडी हमें भेजिए। तो उसमें से बहुत सारे लोगों ने भेजा है, कुछ लोगों ने नहीं भी भेजा है। जिन लोगों ने नहीं भेजा है उनको हमने 3 मार्च का टाइम दिया हुआ है आखिरी, उसके बाद हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो हम उस स्टैटिकल जो आईडी है उसके थ्रू हम देख सकते हैं पूरे हिंदुस्तान के किसी भी सेंटर पर कि हमारे किस सेंटर पे क्लासेस चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, और जिस टीचर को अपॉइंटमेंट किया है वही पढ़ा रहा है या उसकी जगह पे कोई दूसरा पढ़ा रहा है। ये सब हम यहाँ से बैठ कर के वॉच करते हैं और जहाँ हमें कहीं कुछ गड़बड़ी की शिकायत मिलती है हम वैसे सेंटर को बंद भी कर देते हैं। जैसे हाल ही में कश्मीर के हमने 2 सेंटर बंद कर दिया है और 1 सेंटर और बंद करने जा रहे हैं। वहाँ पे कुछ बदअमनी थी, वहाँ पे कुछ फ्रॉडिज़म का काम चल रहा था, तो ऐसे सेंटर को मैं धड़ल्ले से बंद कर रहा हूँ। सर, क्या केंद्र सरकार की ओर से जो शिक्षा नीति के प्रावधान में उर्दू लैंग्वेज विकास के स्तर पे मददगार साबित हो रही है? जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जितनी मातृभाषाएं हैं या भारतीय भाषाएं हैं उनके डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कोशिश की गई है, प्रावधान किया गया है। उसमें ये कहा गया है कि हर बच्चा 5वीं क्लास तक अपनी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करेगा और अगर वो चाहे तो 8वीं जमात तक, 8वीं क्लास तक भी अपनी मादरी ज़बान में वो क्लासेस कर सकता है, तालीम हासिल कर सकता है। और किसी भी लेवल पे, हाई लेवल पे अगर उसको लगता है कि मुझे अपनी मादरी ज़बान ऑप्शन के तौर पे ऑप्ट करना चाहिए तो वो कर सकता है। इससे जो है वो काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है और आइंदा भी मिलेगा। अब हमारी कोशिश क्या है कि हम पूरे हिंदुस्तान में उर्दू भाषा सिखाने के लिए सिर्फ हिंदी और इंग्लिश मीडियम का इस्तेमाल करते थे, लेकिन हमने अब ये तरीका बदल दिया है। हम अगर किसी तमिलनाडु में किसी को उर्दू सिखाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि वो तमिल लैंग्वेज के ज़रिए उर्दू सीखे। अगर हम पंजाब में कोई उर्दू भाषा किसी को सिखाना चाहते हैं तो हम हिंदी और अंग्रेज़ी के बजाय हम कोशिश ये करते हैं कि वो पंजाबी भाषा में उर्दू को सीखे, पंजाबी मीडियम के साथ उर्दू को सीखे। इस सिलसिले में हमने किताबें भी ट्रांसलेट करवाई हैं। तमिल भाषा की तमिल में हमने किताब ट्रांसलेट करवा ली है, कश्मीरी ज़बान में हमने ट्रांसलेट करवा ली है,
इसके अलावा पंजाबी भाषा में भी हमने ट्रांसलेट करवाई हुई है। तो इस तरह से जितनी भाषाएं हैं उन तमाम भाषाओं में अगर कोई चाहे तो उर्दू को सीख सकता है। तो इससे जो लोग तमिल हैं और उसकी मादरी ज़बान तमिल है तो उर्दू सीखने के लिए उसको हिंदी या अंग्रेज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो तमिल अपनी मातृभाषा के अंदर, अपनी मातृभाषा में वो के ज़रिए वो उर्दू सीख सकता है। तो इससे जो है हमको काफ़ी हम समझते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में लोगों को फ़ायदा मिलेगा। साथ साथ उर्दू ज़बान भी के साथ साथ वो अपनी मातृभाषा भी, अपनी मादरी ज़बान भी सीख पाएगा। एक तो ये कि हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसी रियासत हो, कोई ऐसा स्टेट हो जहाँ हमारे सेंटर्स नहीं हों। और पहले जो हम लोग मुशायरे कराया करते थे या सेमिनार कराया करते थे वो आम तौर पे बड़े शहरों में कराया करते थे, लेकिन हमने इस रविश को तोड़ दिया है और हमने कोशिश की है कि जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे भी NCPWL का सेमिनार हो, NCPWL का प्रोग्राम वहाँ पे भी हो, सेमिनार्स वहाँ पे भी हो। और दूर दराज इलाके में अगर कोई शायर है, अगर कोई अफसाना नगार है तो उसको नेशनल टेलीविज़न पे उसके इंटरव्यूज़, उसके कलाम को हम सुनवा सकें। तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है और पूरे हिंदुस्तान में हर इलाके में लोग उर्दू के तरफ काफ़ी आगे आए हैं। और जब वो उर्दू ज़बान में शेर व शायरी सुनते हैं, मुशायरे सुनते हैं तो वो बेहद खुश होते हैं। आपको जानकर ये हैरत होगी कि YouTube पे जो मुशायरे उस पे डाले गए हैं, अपलोड किए गए हैं, उसको देखने वाले, उसको सुनने वाले बिल्कुल यंग जनरेशन है। वो बच्चे हैं कि जो स्कूल कॉलेज में जाते हैं। जो बूढ़े लोग हैं, ज़ईफ़ लोग हैं, वो कोई YouTube इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन न्यू जनरेशन YouTube के ज़रिए काफ़ी मुशायरे सुनते हैं। और बेशुमार ऐसे बच्चे हैं कि जो ऑनलाइन उर्दू सीखना चाहते हैं। हमारे पास भी एक ऑनलाइन उर्दू सिखाने का सॉफ्टवेयर है और आपको मैं ये बताऊं कि 36 मुल्कों के लगभग 36,000 लोग इस वक्त उर्दू सीख रहे हैं। तो सर, उर्दू भाषा तालीम की तकदीर बदलने में मददगार साबित हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। भारत सरकार की पूरी कोशिश है और जो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी ये कहा जा रहा है कि लोगों को जो एक जादूगरी में, एक शोबेदाबाजी में लोग फंसे हुए थे, अंग्रेज़ी और फॉरेन कंट्रीज़ के ज़बानों के दलदल में फंसे हुए थे, वहाँ से बाहर आएँ। और हमारी जो हिंदुस्तानी ज़बानें हैं उसके अंदर बहुत ताकत है, बहुत क़ुव्वत है। और ख़ास तौर पे उर्दू में तो आप उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज की तमाम किताबें उर्दू में पहले मौजूद थीं, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग अंग्रेज़ी के तरफ ज़्यादा बढ़ते चले गए, मरूब होने लगे अंग्रेज़ी से, तो उन्होंने उर्दू छोड़ दिया। लेकिन भारत सरकार ने हिंदुस्तानी ज़बानों में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या जितने प्रोफेशनल कॉलेज है उसके अंदर हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है। और बहुत सारी जो मेडिकल की, अंग्रेज़ी की या प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं उनकी किताबों को हिंदी भाषा में, हिंदुस्तानी भाषा में, उर्दू भाषा में ट्रांसलेट किया जा रहा है। और आने वाले फ्यूचर में जो हिंदुस्तान के तालिब इल्म होंगे उन्हें हाई से हाई लेवल की जो तालीम है उसको हासिल करने के लिए अंग्रेज़ी, फ्रेंच, जर्मनी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर उसको पढ़ सकते हैं और बहुत बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। क्या नौजवानों को भी रोज़ी रोज़गार इसके ज़रिए मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है जी। जैसे कि आजकल मीडिया के अंदर ट्रांसलेशन की बेहद ज़रूरत होती है। जी। आप नरेंद्र मोदी साहब, हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, जी। उनकी तकरीर, जब भी कोई तकरीर करते हैं तो उनकी तकरीर मिनटों मिनट में बहुत सारे लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट कर दी जाती हैं और उसको सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर डाल दिया जाता है। तो वो कौन करता है? वो जो ट्रांसलेटर ही करते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह से जितने हमारे जो वो न्यूज़ प्रोवाइड करने वाली जो एजेंसियां हैं, जैसे UNI है, हिंदुस्तान समाचार है, तो ये बहुत सारी भाषाओं के अंदर अपने न्यूज़ को फैलाते हैं और वो अपलोड करते हैं अपने साइट के ऊपर। लोग वहाँ से
उर्दू वाले उर्दू ले लेते हैं, हिंदी वाले हिंदी ले लेते हैं, तो जी, वहाँ जी। पे भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। हम्म। तो ट्रांसलेटर की बहुत ज़रूरत है। और मैं आपको बताऊं कि एक शख्स जो उर्दू भी जानता है, हिंदी जी। भी जानता है, अंग्रेज़ी भी जानता है, एक दो और ज़बान जानता है, तो मीडिया के अंदर उसको सबसे पहले लिया जाएगा, उसका अपॉइंटमेंट मीडिया के अंदर सबसे पहले होगा। हमने जी। अक्सर देखा है कि जो आपको टेलीविज़न के ऊपर जब हम खबरें सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, तो उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उसमें तो 50% से ज़्यादा उर्दू के ही अल्फाज होते हैं। जी जी जी। इसी तरह से आपको पता होगा कि जो फिल्में पहले बना करती थी उनमें भी उर्दू के बेशुमार अल्फाज होते थे, बल्कि जी। उर्दू को अगर माइनस कर दीजिए तो हिंदी फिल्म जो इंडस्ट्री है वो ज़ीरो हो जाती है। जी। तो उसकी जो है अभी भी बेहद अहमियत है, बेहद ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उर्दू के अंदर जो दिलकशी है, उर्दू के अंदर जो महबूबियत है, उसके अंदर जो एक आशिक मिजाजी है, बिल्कुल। जो किसी भी नौजवान को उसके तरफ खींच खींचे लेती है। बगैर खींच लेती है, तो वो किसी अंग्रेजी ज़बान में हो ही नहीं सकती है, जी। फ्रेंच ज़बान में हो ही नहीं सकती है। जी मैंने है, अक्सर जी। देखा है कि पार्लियामेंट हाउस में जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जी। हमारे एमपीज़ हैं, जब वो तकरीर के बाद, तकरीर से पहले या तकरीर जी। ख़त्म करने के बाद या बीच बीच में भी अपनी बातों में ज़ोर पैदा करने के लिए, जी। वज़न पैदा करने के लिए, उसको इम्प्रेसिव बनाने के जी। लिए उससे मिलते जुलते कोई शेर पढ़ते हैं। जी। वो खुद इस बात की दलील है। हम किताबें, अगर कोई कहता है तो हम किताबें प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। जैसे कि अगर हिंदुस्तान के अंदर किसी भी ऑफिस के अंदर अगर उर्दू से रिलेटेड उसको कोई काम होगा तो जाहिर सी बात है कि ये सरकारी जी, अदारा है, बिल्कुल बिल्कुल। लोग हमें कांटेक्ट करेंगे, तो हम उनकी ज़रूरत के मुताबिक किताबें भी प्रोवाइड करते हैं। तो किताबों का जिक्र आपने किया है सर, आप राइटर भी हैं, आपने उर्दू ज़बान में काफ़ी सारी किताबें भी लिखी हैं और लैंग्वेजेस में भी लिखी हैं आपने, तो उसके बारे में भी हमें थोड़ा बताइए। अब तक कितनी किताबें? मेरी जो किताबें हैं वो जी। कुल किताबें, जो ऑथर्ड बुक्स जी। और ट्रांसलेटेड बुक्स और जो हमने एडिटेड बुक्स, उसकी तादाद कोई 25 है। जी। और जो आर्टिकल्स हमने लिखे हैं टोटल उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी में, वो लगभग 100 के लगभग हैं, जी। जो छप चुके हैं पूरे दुनिया के मैगजीन्स के अंदर, सिर्फ जी, हिंदुस्तानी नहीं, हिंदुस्तान से बाहर के भी देशों में जो मैगजीन्स हैं टॉप लेवल, उसमें मेरे आर्टिकल्स छपे हुए हैं। जी सर, आपकी ईमानदारी, आपकी निष्ठा, आपके काम के प्रति जज्बे को हम सलाम करते हैं, लेकिन चलते चलते ये ज़रूर जानना चाहूँगी, आप किससे इतना ज़्यादा इंस्पायर हुए? कौन आपके गुरु हैं? ये उर्दू से मुतालिक अगर आप पूछिएगा जी। तो मेरे उस्ताद थे मुगीसुद्दीन फरीदी, जी। जो हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के वो 16वीं पुश्त थे। जी। वो खुद बहुत अच्छे शायर भी थे और क्लासिकी जहनियत के वो आदमी थे। जी। जब वो पढ़ाते थे तो ऐसा मुझे लगता था कि उनके चेहरे पे गुलाब खिले हुए हैं, ऐसा लगता था कि उनका चेहरा नहीं है बल्कि गुलाब का फूल है जी। और वो मुस्कुरा रहा हो। और जब वो जिन अल्फाज का इस्तेमाल करते थे, वो ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते थे और इस तरीके से वो इस्तेमाल करते थे कि ऐसा लगता था कि वो मेरे दिल के अंदर उनकी बातें उतरती चली जाती हैं। उनकी सोहबत में आकर के हमने उर्दू को पढ़ना शुरू किया, अदरवाइज़ दिल्ली में मैं उर्दू पढ़ने के लिए नहीं आया था। तो ये उर्दू की इच्छा आपको उन्हीं से हमने ये सीखी है। और बेसिकली मैं यहाँ आईएएस की तैयारी करने के लिए आया था। अच्छा। उर्दू में हमने एडमिशन लिया था बस पास बनवाने के लिए और लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने के लिए। जी। लेकिन मेरे उस्ताद मुगीसुद्दीन फरीदी की सोहबत ने मुझे उर्दू के तरफ माइल कर दिया। और काम करने की जहाँ तक बात है तो मेरे मेंटर और मेरे गुरु इंद्रेश कुमार जी हैं। इंद्रेश कुमार जी हमसे उन्होंने कहा था कि जब तुम डायरेक्टर बन के जा रहे हो तो तुमने अगर ये सोच लिया कि तुम बहुत बिग शॉट हो और तुम बहुत बड़े डायरेक्टर हो तो तुम उर्दू की या किसी की खिदमत नहीं कर पाओगे। जी सर। तो तुम जिस पोस्ट पे जा रहे हो हमेशा ये सोचना कि मैं उर्दू का खादिम हूँ और यहाँ उर्दू वालों की और उर्दू की खिदमत करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। अगर ये जज्बा होगा तो तुम ईमानदारी से सबकी मदद करोगे और उर्दू का सही मानों में डेवलपमेंट होगा। तो उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी
और हमने उनकी इस बात को बिल्कुल अपने दिल में बैठाए रखा और उनके कहने के मुताबिक हमने काम किया। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक साहब थे जो फिनांस में थे, वो थे फजल महमूद साहब। फजल महमूद साहब ने भी मुझे समझाया था कि जब आप डायरेक्टर बन के वहाँ जा रहे हो तो पहला तुम्हारा काम है एडमिनिस्ट्रेशन को देखना। तो एडमिनिस्ट्रेशन में कभी सख्त भी होना पड़ता है और कभी कभी गार्जियन का रोल भी प्ले करना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि जो ईमानदारी अगर आप बरतेंगे तो आप सरकार के पैसे का सही इस्तेमाल करेंगे और सही इस्तेमाल करेंगे, और जब यहाँ से आप चले जाएंगे जी, और आप तारीख के अंदर मुड़ करके देखेंगे कि आपने क्या क्या किया, तो आपको महसूस होगा कि हमने सरकार के पैसे का सही इस्तेमाल किया और सही जगह पहुंचाया, हमने आवाम को फ़ायदा पहुंचाया, हमने उर्दू का डेवलपमेंट किया। तो आपको एक दिली खुशी होगी, एक रूहानी खुशी होगी। इस खुशी से बढ़ करके कोई चीज़ नहीं है। तो इन 3-4 बातों को आप दिमाग में रख करके काम करना। मैंने हमेशा उनके इस मशवरे को माना और उनके बताए हुए रास्ते पे काम किया। बिल्कुल सर। तो जो तलबा आपको सुन रहे हैं, आपके ज़रिए उनके लिए कोई पैगाम? बस मैं जो तलबा सुन रहे हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि ख़ास तौर पे उर्दू वालों के लिए कि कोई भी हिंदुस्तान की ज़बान वो किसी ज़बान से कम नहीं है या किसी भी कोर्स से कम नहीं है जी। डिपेंड ये करता है कि आप किसी पार्टिकुलर कोर्स के अंदर, किसी पार्टिकुलर ज़बान के अंदर आप महारत कितनी रखते हैं। बिल्कुल। अगर आपके पास महारत है तो आप उसी लैंग्वेज में पढ़ करके आप बहुत कुछ बन सकते हैं। जैसे मैं डायरेक्टर बन गया, प्रोफेसर हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के सतवती कॉलेज में। तो जो हमारे तलबा हमें सुन रहे हैं वो भी उर्दू पढ़ करके इसी NCPUL में डायरेक्टर हो सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो सकते हैं, वो बड़े बड़े राइटर हो सकते हैं, फिल्मों में स्क्रिप्ट राइटिंग का काम कर सकते हैं, ड्रामाटिस्ट हो सकते हैं, शायर हो सकते हैं और टॉप लेवल के जर्नलिस्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। तो डिपेंड करता है कि आप कितना सीरियस लेते हैं अपने कोर्स को, अपने एजुकेशन को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना वक्त हमें दिया सर हमसे जुड़ने के लिए। तो नाजरीन, आप सभी ने सुना अभी डॉक्टर शेख अकील अहमद साहब को, जो NCPUL के डायरेक्टर हैं और उर्दू के फ़रोग में हमेशा ही इनका एक अलग अहम रोल देखने को मिलता है। तो एक बार फिर से मैं हाजिर होंगी एक और नई शख्सियत के साथ। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।